प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम फैज़ अहमद फैज़ की शायराना अज़मत, उनकी गज़ल गोई और आपके निसाब में शामिल फैज़ की गज़ल जो मैंने आपके सामने यहाँ तहरीर की हुई है, ये आज मैं आपसे जो है मुखातिब, इसको पढ़ाने के लिए आपसे मुखातिब हुई हूँ। तो आप देखिए कि फैज़ अहमद फैज़ के लिए एक जुमला बड़ा ही मशहूर है कि रूमान और इंकलाब का हसीन संगम। क्या रूमान है, क्या इंकलाब है, कौन सा हसीन संगम है, आप किस दौर में पैदा हुए थे, आपकी जो है खुसूसियात क्या क्या हैं शायरी की, आपने शायरी की कौन सी सिन्फ में कदम उठाया, तो ये सारी मालूमात जो है आज हम यहाँ पर हासिल करेंगे और उस पर गुफ्तगू तफसील के साथ करेंगे। सबसे पहले फैज़ अहमद फैज़ जो है सियालकोट में पैदा हुए थे। आपको बचपन से ही शायरी का शौक़ था, मौलमी का पेशा आपने इख्तियार किया और जब बड़े हुए तब आपकी शायरी का सबसे अहम मौजू जो था वो था रोमान। रूमानी शायरी आपने लिखी है, आपके अंदर रोमान जो है बहुत ही कूट कूट कर भरा हुआ था। ये जो रूमानी अंदाज़ है ये हमें जोश के यहाँ भी मिलता है। तो जोश के यहाँ पर तो है, उनका इंकलाब जो है रूमानी है और आपका रूमान जो है वक्त के साथ साथ इंकलाबी बन गया। आपने जो रूमानी शायरी की उसमें एक दौर ऐसा आया जब तरक्की पसंद दौर में आपको शायरी करनी पड़ी, आवाम के लिए, मेहनत कश मज़दूरों के लिए, हकीमी और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ एहतजाजी आपको लिखना पड़ा। तो आपने बहुत ही दबी आवाज़ में लिखा, क्योंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के भी सरगर्म रुकन रहे हैं, तो आपको बहुत ही जो है आपका इस्तेहसाल हुआ है, आपको क़ैद व बंद में की सज़ाएँ दी गई और क़ैद व बंद में भी आपने अपनी शायरी जारी व सारी रखी। आपने किस तरह अपनी शायरी को जो है इंकलाबी बनाया, इशारों कनायों के अंदर आपने अपनी बात जो है कह दी। क़ैद व बंद में भी आप इशारों कनायों में महबूब जो आपका होता था, जो आपका मुल्क होता था, आपका ये जो देश है ये होता था महबूब। और रकीब जो होता है इश्क़ में एक जो किरदार है वो रकीब का भी है, तो वो रकीब जो आपका होता था वो मुल्क के दुश्मन होते थे। जो मोहब्बत के जो दुश्मन होते हैं ना वो रकीब होते हैं असल में। और रकीब का असली किरदार जो है वो ये होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, ठीक है, एक तो है महबूब और दूसरा है आशिक। तो आशिक तो एक है ही, एक महबूब है, और अगर कोई दूसरा आशिक और खड़ा हो जाए, है ना, महबूब तो एक ही और आशिक अगर दो हो गए तो वो दो आशिक जो हैं आपस में वो रकीब होते हैं। तो ये जो है हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हमारे रकीब जो हैं वो अंग्रेज़ थे। हमारे रकीबों का जो अलामत जो है, रकीबों की अलामत जो इस्तेमाल की है आपने, वो अंग्रेज़ों को अलामती अंदाज में आपने रकीब बनाकर पेश किया है। और आपका मुल्क, अपना मुल्क जो है वो आपकी महबूबा या महबूब हुआ करता था आपकी शायरी में। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, उस ज़माने की बहुत ही हसीन और जमील और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एहतजाजी जो ये नज़्म है वो आपकी सुपुर्द कलम हुई है। देखिए कि आपने इशारों कनायों में कितनी बड़ी बात कह दी है। हम उनकी शायरी की तरफ रुजू करते हैं और एक शेर हम पढ़ते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अरे ज़माने में मोहब्बत के सिवा भी बहुत सारे गम हैं, सिर्फ यही एक गम नहीं है। आपने तरक्की पसंद शायरी के वक्त ये गज़ल कही है, तो आप देखिए कि दुनिया मोहब्बत के गम में गिरफ्तार है और मोहब्बत के गम से बाहर भी आप उठ कर देखिए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा।
आप समझते हो कि मोहब्बत का ये गम सब कुछ है, मोहब्बत का गम जब ख़त्म हो जाता है, हमें विसाल जो है मैसर हो जाता है, हमें वस्ल की राहत मिल जाती है, यानी हमारा जब मिलन हो जाता है तो शायद हमें राहत आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं वस्ल की राहत के सिवा भी और राहतें हैं ज़माने में, जिस तरह मोहब्बत के गम के अलावा भी और गम मोहब्बत में है, उस तरह से राहतों के अलावा भी और राहत हैं मोहब्बत ज़माने में। आप मोहब्बत के महदूद दायरे से बाहर निकल कर देखिए, ज़माना जो है किस मुसीबत से दो चार हो रहा है, किस मुसीबत से रूबरू हो रहा है, ज़माना किस मुसीबत में गिरफ़्तार है, किस मुसीबत से जो वो गुज़र रहा है। हमारे ज़माने के हालात देखिए, तरक्की पसंद दौर में आवाम और मेहनत कश जो तबका है उस पर बहुत ही आला और मयारी अदब लिखा गया है और उसमें आप भी शामिल रहे हैं। तो ये जो राहतें हैं, वस्ल की राहत के सिवा वस्ल मिलन, आपको मैंने मालूम बताया ही है, मिलन है ना, और गम और ज़माने में ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही है। दूसरा है कफ़स यानी कैद। दरे कफ़स पे अंधेरे की मोहर लगती है, दरे कफ़स पे अंधेरे की मोहर लगती है तो फैज़ दिल में सितारे उभरने लगते हैं। आप जब कैद में थे तब आपने ये गज़ल लिखी है और आपने ये कहा है इस गज़ल में कि दरे कफ़स के दर पर जैसे ही अंधेरे की मोहर लगती है। अंदाज़ देखिए आप, अंधेरा आ जाता है, तारी हो जाता है, ये नहीं, अंधेरे की मोहर लग जाती है, यानी अब पूरी तरह से मुकम्मल तौर से आपको मालूम है ये कि अब अंधेरा हो चुका है। तो ये जो अंधेरे की मोहर लग गई है दरे कफ़स पर, और वैसे भी कफ़स अपने आप में एक तारीकी ही है, अपने आप में एक अंधेरा ही है, तो वो मुहर जो है बाकायदगी के साथ लग जाती है। तो वो समझते हैं कि अब ये रात हो गई है और ये रात तब तक सुबह नहीं होगी जब तक हमें कैद से रिहाई नहीं मिलेगी। तो वो मुहर लग चुकी है कफ़स में, कफ़स के दर पर अंधेरा जब तारी हो गया है, अंधेरा ही है कफ़स खुद ब खुद, यानी हम जब कफ़स में चले गए हैं तो फिर अब हम उस अंधेरे को जो है अपनी तख़य्युल के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ हम उसको इस तरह से उस माहौल में ज़िंदा रहें और ये सोचें कि ये जो रात है, इस रात में जो बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं और ये सितारे हमारे दिल में चमक रहे हैं, और ये सोचकर हम इस रात को गुजार दें। तो ये रोमान और इंकलाब का हसीन संगम आप यहाँ देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया उन्होंने कि जब दिल में सितारे कब उभरते हैं रात के वक्त, जब इंसान को ये लगता है कि मैं अपने महबूब के पास जाने वाला हूँ, मेरा जो है मिलन होने वाला है, विसाल यार अब मुझे हासिल हो जाएगा। उन्होंने भी इसी जज्बात को अपने अंदर उतारा कफ़स में रहते हुए, और कफ़स में रहते हुए उन्होंने ये सोचा कि अभी जो मैं हिज्र में बैठा हुआ हूँ, लेकिन हिज्र के आलम में रात हो गई है, तो मैं मिलन के या जो मैं विसाल के जो ख्वाब देख रहा हूँ, उसके लिए जो कोशिशें कर रहा हूँ, तो उससे मेरे दिल में सितारे उभरने लग गए हैं या मेरे दिल में सितारे चमकने लग गए हैं। यानी मैं ऐसे तारीक माहौल में भी किस तरह से अपने आप को खुश रख पाऊँ और अपने अंदर एक जोश वलवला जो है पैदा कर दूँ। अगला शेर देखिए, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। किस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं जब कैद में था तो मेरी लौह कलम सब छिन गई थी, कलम की ताकत छीन ली, क्योंकि कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपको लड़ाई करने के लिए कभी भी अल्फाज की लड़ाई आपको नहीं लड़नी चाहिए, आपको कलम की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये जो कलम की लड़ाई जो आपने की थी, आप ऐसा अदब लिख जाओ जो एहतजाजी हो, तो ये जो कलम की लड़ाई है, ये जो कलम की ताकत है, तो आप देख रहे हैं कि मताए लौ कलम छीन गई तो क्या गम है। हाकिमों ने कलम छीन ली, हमारी दवात छीन ली तो क्या गम है। दिल के खून में हमने उंगलियां डुबो ली और दिल के खून से ही, दिल के खून को हम अपनी स्याही समझकर उसी से हम अपनी जो है बगावत का जो है पूरा का पूरा पर्चा लिखेंगे। हमारा जो परचम लहराएंगे बगावत का हम। एक दिन ये वक्त ज़रूर आएगा
کہ ہم اپنی آزادی کا پرچم لہرا لیں گے، آپ کی غلامی سے ہمیں نجات ملے گی۔ اگلا شعر دیکھیے، زباں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری زبانوں پہ آپ مہریں لگا دو، یعنی زباں بندی کر دی جاتی تھی، خیالات کے اظہار کی جو آپ کو اختیارات ہیں جو آپ کو نہیں دیے گئے تھے اس وقت، آپ کچھ لکھتے اور آپ کو گرفتار کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ آج بھی اس طرح کا ماحول چل رہا ہے، تو اس پر تو ذکر ہم نہیں کریں گے ابھی فی الحال، ہم کیونکہ ہمارا وقت ہونے والا ہے تو ہم اسی پر چلتے ہیں کہ آپ کی زباں بندی کر دی، آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا، آپ کو کچھ لکھنے نہیں دیا جا رہا ہے، احتجاج آپ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ جو زباں بندی کر دی ہے تو کیا غم ہے، کوئی دقت نہیں، اگر کر دی ہے تو رکھ دے، کوئی دقت نہیں، مہر لگا دے۔ ہم تو زنجیر کا جو حلقہ ہے، وہ جو دائرے ہوتے ہیں نا جس میں زنجیر کی جو کڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ زنجیر کا جو ایک ایک حلقہ ہے اس کے اندر ہم نے ہماری زبان رکھ دی ہے۔ وہ زنجیریں جو ہیں بول رہی ہیں، بیڑیاں ٹوٹنے کے لیے بیتاب ہیں، اور وہ جو آواز ہے وہ ہماری زبان کی آواز ہے، اور ایک دن وہ ضرور ٹوٹے گی اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ جو اپنے وطن کو اپنی محبوب بنانے والے اور اپنے دشمنوں کو رقیب کہنے والے جو فیض احمد فیض ہیں، وہ آپ کے سامنے آج ان کی تشریح جو غزل کی میں نے پیش کی ہی ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہے۔ ایک مجھے یہاں شعر یاد آ رہا ہے، اسی دور کا ہے، ترقی پسند دور کا، کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل کا ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تو یہ جو آنچل کا پرچم اس دور میں بنایا ہے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، ادیب، شعراء سب بھی شامل تھے اس میں، اور ہر انسان جو ہے اپنی بات بخوبی جو ہے کہہ رہا تھا اور بخوبی اپنا جو ہے کردار جو ہے نبھا رہا تھا، لیکن پابندی یہ تھی کہ اس دور کے دشمن آپ کو قید و بند میں جو ہے آپ کو سزائیں دے رہے تھے، آپ کو اس طرح کی مصیبتوں میں ڈال رہے تھے جس سے آپ کا زندہ رہنا بھی محال تھا۔ یہ جو حالات تھے، ایسے حالات میں آپ نے اپنا فرض ادا کیا، ترقی پسند ادب میں آپ نے اپنا جو ہے نمایاں کردار نبھایا پوری طرح سے بخوبی، بہت ہی عمدہ شعراء میں آپ کا نام جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند شاعری کا اگر ہم ذکر کریں تو فیض، مجروح، سلطان پوری، یہ جو ہیں مجاز، یہ سارے جو نام ہیں صفحہ اول پر آتے ہیں۔ تو آپ کی ندرت انداز تھا، اشاروں کا نایوں کا میں جو کہنے والا جو انداز تھا وہ سب سے جدا ہے، کیونکہ ترقی پسند دور کے وقت اس طرح کا انداز صرف آپ نے دیکھنے میں ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں، اور پھر آپ مجھے اس کی تشریح لکھ کر واٹس ایپ ٹیلی گرام کر دیجیے، اور تشریح کے ساتھ ساتھ آپ کچھ لفظ و معنی بھی لکھیے، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی الفاظ کی ووکیبلری بڑھنی اور ذخیرہ بڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اسی سے آپ جو ہے ایک جامع اور مدلل نوٹ جو ہے آپ ایگزام میں لکھ پائیں گے۔ ہر نوٹ میں آپ کو مثال ضرور دینی ہے، اگر شاعری ہے تو شعرا کے اشعار کی مثال دینی ہے، اور اگر نثر ہے تو وہاں آپ کو قول دینی ہے، اور اس سے اپنے نوٹ کو جامع بنانا ہے۔ تو یہ جو ساری آج کی جو گفتگو ہے اس کو میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ شکریہ۔